सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सीखने सिखाने की श्रृंखला में मैं केडी शर्मा एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, गत व्याख्यान में हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम दोनों प्रकरण पर चर्चा की थी। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो है विशेषण। मैंने आपको बताया भी था कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये तीनों एक दूसरे से काफी सन्निकट है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और चूंकि तीनों विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो जरा देखते हैं। आज हमारा प्रकरण होगा विशेषण। विशेषण जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। देखो, मैंने आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी होते हैं। थोड़ा मैं इन पर प्रकाश डाल देता हूं, आप याद रखना, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और विकारी क्या होते हैं। तो विकारी का तात्पर्य होता है जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से प्रभावित हो जाता है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक से प्रभावित हो जाता है उनको व्याकरणिक कोटि में कहा जाता है विकारी। क्योंकि संज्ञा विकारी प्रभावित होती है, बताया था आपको, लड़के से लड़की, लड़के से लड़के, लड़का से लड़की, लड़के लड़कियां आदि। सर्वनाम विकारी है, जी हाँ, मैं, मेरा, मुझे, मुझको। विशेषण बिल्कुल विकारी है, विशेषण विकारी। इसलिए आम तो मीठा होता है और चाय मीठी होती है। दूध मीठा होता है, क्योंकि दूध को हम पुल्लिंग मानते हैं तो वो मीठा है, और चाय को स्त्रीलिंग मानते हैं इसलिए वो मीठी है। तो ये मीठा मीठी ये विकार आ रहा है। विकारी का तात्पर्य होता है जिनमें रूपांतरण हो जाता है, और वो रूपांतरण किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पर। और एक बताया था मैंने आपको, क्रिया। क्रिया तो विकारी होती ही है, इसीलिए तो पुरुष होता है तो जाता है और महिला हो तो जाती है। मेरे बताने का उद्देश्य ये है आपको, यहाँ ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों एक दूसरे को बहुत प्रभावित करते हैं। तो हमने संज्ञा पढ़ ली थी, सर्वनाम देख ली थी। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम थे। तो अब विशेषण का इनके साथ क्या लेना देना है, इन पर हम डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से विशेषण हमारे लिए कैसे, कितने महत्वपूर्ण है, एग्जाम में विशेषण के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो सब चर्चा करेंगे। आपको मैंने कहा था कि संज्ञा या सर्वनाम, पहली बात तो उम्मीद करूंगा कि सब बच्चों को ये क्लियर होगा कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है। सबको क्लियर है? जिन्होंने संज्ञा सर्वनाम का प्रकरण नहीं पढ़ा उनसे मेरा परामर्श है कि पहले आप संज्ञा और सर्वनाम का प्रकरण ठीक से पढ़ लें तो ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। संज्ञा किसी के नाम को बोलते हैं, क्या होती है, कैसे होती है, इनके सारे प्रश्न भी मैंने आपको बता दिए थे। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर काम में आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनके रूप होते हैं, ये तमाम चर्चा मैं आपसे कर चुका था। अब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अच्छा या बुरा बताने वाले, क्या इनके बारे में कुछ अच्छा बताए या बुरा बताए, यानी कि सामान्य भाषा में कहूं तो विशेषता बताने वाले, सामान्य शब्दों में कहूं तो विशेषता बताने वाले शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का परिचायक होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का प्रकटीकरण करते हैं, वे सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो एक बार आप मेरे साथ बोलिए, विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का प्रकटीकरण करने वाले शब्द, या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो जरा अब हम इनको देखते हैं। तो पहले आप परिभाषा नोट कर लें। देखो, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या लिखा जी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से अगर हम समझे तो देखो जरा, मैंने यहां पर लिखा है अच्छा, बुरा, सच्चा, भला, लंबा, मोटा और एक लिख रहा हूं मैं गोरा। और इन सब का संबंध में यहां लड़का से बता रहा हूं। देखो आप जरा गौर कीजिएगा, गोरा, अच्छा, बुरा, सच्चा, गोरा, अच्छा, बुरा, सच्चा, भला, लंबा, मोटा, ये सारे शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं। ये सारे शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं। कैसे? अच्छा, गोरा लड़का, अच्छा लड़का, बुरा लड़का, सच्चा लड़का, भला लड़का, लंबा लड़का, मोटा लड़का। क्या बोला जी मैंने? ये सारे शब्द इस लड़के की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि ये जो लड़का है, इसके लिए हम ये सारे शब्द यूज करें, उसके बारे में अच्छा या बुरा जो भी बताने वाले, कुल मिलाकर उसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसा लड़का? गोरा। कैसा लड़का? अच्छा। कैसा लड़का? बुरा। कैसा लड़का? सच्चा। कैसा? भला, लंबा, मोटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि विशेषण चूंकि विकारी होते हैं, अब इनके स्थान पर अगर मान लो यहाँ लड़की होती तो यहाँ पर हम क्या कर देते? गोरी, अच्छी, बुरी, सच्ची, भली, लंबी, मोटी। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विशेषण विकारी होते हैं, अर्थात अपना रूप बदल देते हैं। अब यहां पर दो तीन बातें। पहली बात तो ये आपको समझनी होगी कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। मेरे साथ एक बार बोलिए, क्या कहा मैंने? विशेषण बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य। यानी कि ये तमाम जो शब्द हैं ये तो आपके क्या है? विशेषण। और ये क्वालिफाई कर रहे हैं किसको? लड़के को। तो ये लड़का यहां पर आपका क्या होना चाहिए? विशेष्य। ध्यान दीजिएगा सर, ये यहां पर विशेष्य। तो अब आप क्या समझे? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक बार आप लोग कॉपी कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो देखो विशेष्य, एक पंक्ति इसके बारे में लिख लीजिए। विशेष्य, तो विशेष्य क्या होंगे? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य
विशेष्य कहलाता है। देखो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि अच्छा लड़का, भला लड़का, मैं यहां लिखूं सुंदर सा, लंबा व्यक्ति, सुंदर सा लंबा व्यक्ति, अच्छा घर, बुद्धिमती, बुद्धिमती बालिका, सुंदर सा लंबा व्यक्ति, अच्छा घर, बुद्धिमती बालिका। यहां इस बात को ध्यान रखना, बुद्धिमती यदि आप ऐसे लिखते हो तो ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि ये बुद्धि भी बुद्धि है, अक्ल है, और ये मति भी अक्ल है। तो मति भी बुद्धि का ही पर्यायवाची है, तो ये नहीं। शुद्ध शब्द क्या है? मति में बड़ी की मात्रा लगाए, बुद्धिमती बालिका। और याद रखना, महिला हमेशा बुद्धिमती होती है, बुद्धिमान नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष के लिए यूज किया जाता है और बुद्धिमती स्त्री के लिए यूज किया जाता है। आपकी बालिका बुद्धिमान है, ये कहना गलत होगा। हमें कहना चाहिए आपकी बालिका बुद्धिमती है। उसकी बहन बुद्धिमान है, गलत है, उसकी बहन बुद्धिमती है। ठीक है, तो अब यहां आप गौर करोगे तो ये पहले वाले सारे जो शब्द थे ये तो क्या हो गए जी? विशेषण। और इधर वाले जितने भी ये शब्द हैं ये सबके सब क्या हो गए? कौन कौन से? ये शहर, व्यक्ति, घर और बालिका। मेरे सुधी छात्रों, ये है आपके विशेष्य। क्या बोल रहा हूं साहब? सुंदर, लंबा, अच्छा और बुद्धिमती, ये सब तो क्या है? विशेषण, चूंकि ये विशेषता बताते हैं। शहर, व्यक्ति, घर और बालिका ये है विशेष्य, चूंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ये था विशेषण की परिभाषा, विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं। अब अगला जो हमारा बताने का उद्देश्य है, वाक्य में प्रयोग स्थान के आधार पर, जहां इसका प्रयोग होता है उस स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो लीजिएगा, वाक्य में प्रयोग स्थान, मतलब कि जहां प्रयोग किया जा रहा है, के आधार पर विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। वाक्य में प्रयोग स्थान के आधार पर, वाक्य में प्रयोग स्थान के आधार पर मतलब कि जहां प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर दो भेद माने जाते हैं। वाक्य में प्रयोग स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद माने जाते हैं। तो देखो, पहला कौन सा है जी? उद्देश्य उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और दूसरा कौन सा हिस्सा? विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण और
विधेय विशेषण। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं और विधेय विशेषण क्या होता है। छात्रों और छात्राओं ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं उद्देश्य विशेषण की, तो जरा पहले कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाऊंगा। देखो, मुझे मीठे फल पसंद है। मुझे मीठे फल पसंद है। आपको मीठा आम अच्छा लगता है। आपको मीठा आम अच्छा लगता है और मुझे मीठे फल पसंद है। अब जरा गौर कर, ये तो तय है रेखांकित शब्द विशेषण है, ये भी विशेषण है और ये भी विशेषण है, जबकि ये विशेष्य है और ये भी विशेष्य है। विशेष्य का तात्पर्य क्या था? जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य कहलाता है। लेकिन इन दोनों वाक्यों में आपने क्या देखा है कि फल के पहले मीठे शब्द आ रहा है, यहाँ आम के पहले मीठा। मुझे मीठे फल पसंद है और आपको मीठा आम अच्छा लगता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब विशेष्य के पहले विशेषण आ जाए, क्या बोला मैंने? विशेष्य के पहले विशेषण आ जाए तो ये कहलाते हैं उद्देश्य विशेषण। क्या कहलाते हैं जी? उद्देश्य विशेषण। तो अब आपने ये देखा और इन एग्जाम्पल के आधार पर अब हमने इसकी परिभाषा तैयार कर ली। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी साहब? उद्देश्य विशेषण की कि जब, तो मैं वापस लिख रहा हूं यहां पर, देखो, जो कि हमने उदाहरण के माध्यम से परिभाषा तैयार कर ली। विशेष्य के पूर्व में प्रयुक्त किए जाने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। देखो, विशेष्य के पूर्व में मतलब पहले, विशेष्य के पूर्व में प्रयुक्त किए जाने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण आपने देख लिए थे, पर आप लिख लीजिएगा। हालांकि हमने उदाहरणों के माध्यम से इसको देखा है, इसकी परिभाषा को देखो। उदाहरण, मुझे मीठे आम पसंद है। ये मीठे क्या है जी? बिल्कुल देखते जाओ, समझते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मीठे शब्द क्या है? विशेषण। और ये आम क्या हो गया? विशेष्य। ये आम क्या है?
विशेष्य। मुझे मीठे आम पसंद है, मीठे विशेषण है और आम विशेष्य है, विशेष्य है आम। आम विशेष्य, लेकिन ये प्रयोग कहां किया जा रहा है? आम के पहले, इसलिए यहां पर प्रयोग हो रहा है विशेष्य के पहले विशेषण का। तो ये किसका उदाहरण हो गया? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण। बात समझ आ रही साहब? आगे देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। राम मीठा दूध पीता है। राम मीठा दूध पीता है। अब वापस देखो, ये दूध क्या है जी? विशेष्य। और ये मीठा क्या है? विशेषण। कहां प्रयोग किया जा रहा है? विशेषण का प्रयोग जब विशेष्य के पहले होता है तो ऐसी कंडीशन में उसे कहा जाता है उद्देश्य विशेषण। तो ये भी क्या है? बिल्कुल ऑफलाइन कक्षा की भांति में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप एकाग्रता से समझने की चेष्टा करना। उद्देश्य विशेषण। दूसरा हमारे पास था विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। अभी तक आपको सब चीजें क्लियर है? अभी बताया है क्या है विशेषण की परिभाषा? प्रयोग स्थान के आधार पर जहां इनका प्रयोग होता है वाक्य में, उस स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होते हैं? जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पूर्व में हो जाए। और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। और विधेय क्या होगा? जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में कर्ता क्रिया पूरक के रूप में, क्रिया पूरक के रूप में हो। तो लिख लीजिएगा जरा। अच्छा, पहले उदाहरण देखते हैं या पहले परिभाषा लिखो। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में क्रिया पूरक के रूप में या क्रिया पूरक की तरह हो, विधेय विशेषण कहलाता है। देखो जरा क्या लिखा है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में क्रिया पूरक की तरह हो, विधेय विशेषण कहलाता है। जब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के बाद में, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसके बाद में क्रिया पूरक की तरह हो, तो विधेय विशेषण कहलाता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। देखो उदाहरण, राम अच्छा है। राम
राम अच्छा है। अब यहां पर ये जो अच्छा शब्द आ रहा है ये राम के बाद आ रहा है, ये क्रिया पूरक के रूप में यूज किया जा रहा है। वह लड़की समझदार है। आपका मित्र बुद्धिमान है। जरा समझिएगा, समझदार, बुद्धिमान, राम अच्छा है। राम अच्छा है, वह लड़की समझदार है, आपका मित्र बुद्धिमान है। इन तीनों शब्दों के, तीनों वाक्यों के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है राम की, लड़की की और मित्र की। लेकिन आपने गौर किया कि यहाँ विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आ रहे हैं। तो जब विशेषण शब्द विशेष्य के बाद में आते हैं तो उनको बोलते हैं विधेय विशेषण, और यहाँ मानते हैं क्रिया पूरक या क्रिया संपूरक के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी कि वो क्रिया को पूर्णत्व प्रदान करते हैं। तो मेरे विद्यार्थी यहाँ तीनों सेंटेंस के अंतर्गत, तीनों वाक्यों के अंतर्गत जो विशेषण का प्रयोग हुआ है उस रूप को हम बोलते हैं विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे जी? विधेय विशेषण। ध्यान दीजिएगा साहब, विधेय विशेषण। तो ये प्रयोग के आधार पर थे। एक बार फिर बोल रहा हूं, जब विशेषण के बाद में विशेषण का अच्छा, समझदार और बुद्धिमान, ये तीनों शब्द विशेषण है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं हम? विशेषण के बाद में। तो दो प्रकार के हो गए, स्थान के आधार पर वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले स्थान के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं, उद्देश्य, विधेय। ये ध्यान रखना, एग्जाम में इस भांति प्रश्न पूछा जाता है। तो उद्देश्य तो क्या होता है? जबकि विशेषण के पहले आए, और विधेय क्या होता है? जब विशेषण के बाद में आए, क्रिया पूरक के रूप में। ठीक, अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार, अगर आपसे कहा जाए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार जनरल जब प्रश्न पूछा जाएगा, और अगर स्थान के आधार पर पूछे तो 2। इनको क्या कर सकता हूं? संख्या की जो विशेषता बताते हैं जिसके आधार पर, आप ये भी कर सकते हो कि संख्या की विशेषता बताने के आधार पर या संज्ञा का जो रूप होता है उसके आधार पर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पर सामान्य शब्दों में भी आपसे कहा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर होगा 4। वो 2 तभी लगाना जब उसके अंतर्गत वो प्रयोग स्थान या स्थान का उल्लेख करे आपके वाक्य में। वो जब कहे कि स्थान के आधार पर या वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले स्थान के आधार पर विशेषण के कितने प्रकार होते हैं तो आपका आंसर होगा 2। बाकी सामान्य आपसे पूछे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो आपका आंसर होगा 4। संज्ञा की जो वृत्ति होती है, संज्ञा की जिस प्रकार से विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की खुद की अपनी विशेषता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? पहला, गुणवाची। अगर सर्वाधिक विशेषण है, विशेषण परिवार में सबसे ज्यादा विशेषण अगर है तो वो गुणवाची ही, गुणवाची विशेषण, गुणवाची। दूसरा, संख्यावाची विशेषण। गुणवाची, संख्यावाची। और तीसरा, परिमाणवाची। परिमाण 2 शब्द होते हैं, एक होता है परिणाम। परिणाम का तात्पर्य तो आप जानते हो, परिणाम मतलब कि नतीजा, निष्कर्ष, रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं, निष्कर्ष।
किसका? परिणाम। और परिमाण माप तोल से संबंधित, ये आपके शब्द युग में पूछे हुए हैं तो नोट करना, परिणाम निष्कर्ष या नतीजा, ठीक है। और परिमाण माप तोल से संबंधित, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, बीच में जो कुछ बताऊं। और चौथा है विद्यार्थियों, सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, यहां सर्वनाम में एक प्रत्यय लग रहा है और इससे शब्द बनाए सार्वनामिक विशेषण, मतलब कि वो विशेषण जो सर्वनाम से बने हुए हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, आप इनकी अच्छे से कॉपी कर लें, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। विशेषण के भेद के अंतर्गत आपने देखा 4 प्रकार के होते हैं, तो अब हम आगे बढ़े। देखो पहला क्या था जी? गुणवाचक। और जैसा मैंने आपको बताया था कि गुणवाची के अंतर्गत, गुणवाची के अंतर्गत सबसे ज्यादा विशेषण आते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। अब वस्तुतः गुण क्या होता है? तो गुण तो गुण है। गुण तो गुण है का मतलब क्या है? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु की आकार, आकृति, दशा, दिशा, अवस्था, समय, इन सब का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो कहलाते हैं गुणवाची विशेषण। क्या बोला मैंने? आकार, आकृति, दशा, दिशा, अवस्था आदि का बोध कराने वाले, रंग, रूप, ये सब का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? गुणवाची। तो आप यहाँ अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? आकार, आकृति, दशा, दिशा, अवस्था, काल, रंग, रूप आदि बताने वाले शब्द गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। क्या क्या बोला जी? आकार, आकृति, दशा, दिशा, काल, अवस्था, रंग, रूप, इत्यादि आकार, आकृति, दशा, दिशा, काल, अवस्था, रंग, रूप इत्यादि 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 से संबंधित शब्द, यानी कि फिर बोल रहा हूं मैं, पूरी लाइन नहीं लिख रहा, आप समझ लीजिएगा, आप चाहो तो निकलेगा कि संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु की, क्या बोल रहा हूं, संज्ञा सर्वनाम, वस्तु भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो संज्ञा या सर्वनाम की आकार, आकृति, दशा, दिशा, काल, अवस्था, रंग, रूप इत्यादि से संबंधित जो शब्द होते हैं, इत्यादि से संबंधित या इत्यादि विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो कहलाते हैं क्या? गुणवाची विशेषण। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं और आपको क्लियर होगा। देखो राम, राम प्रतिभाशाली, राम प्रतिभाशाली छात्र है। दूसरा देखिए, सोहन
सोहन ईमानदार, सोहन ईमानदार व्यक्ति है। आजकल जोधपुरी सूट बहुत प्रचलित है। आजकल जोधपुरी सूट बहुत प्रचलित है। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। प्रतिभाशाली, ईमानदार, ये जोधपुरी स्थान। तो एक और लिख लीजिएगा आप यहाँ पर, स्थान आकार आकृति के साथ, दशा दिशा काल अवस्था के साथ स्थान भी। तो ये 3-4 उदाहरण मैंने आपको दिए, कुछ मौखिक रूप से बोल रहा हूं। चौकोर पत्थर, चौकोर पत्थर, नुकीला पत्थर, नया पुराना, नवीन, जर्जर पुराना नवीन, राजस्थानी, जोधपुरी, जयपुरी जूतियां सबको पसंद है। काला गोरा। तो ये जितने भी शब्द हैं इनसे संबंधित वो सब के सब गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 2-4 उदाहरण दिखाए। राम प्रतिभाशाली, छात्र है, सोहन ईमानदार व्यक्ति। आजकल जोधपुरी सूट ये स्थान से संबंधित हो गए। ये पेन पुराना है, तो पुराना पेन ये उसकी क्या हो गई साहब, उसकी अवस्था हो गई। इसी प्रकार जब मैं आपसे कहूंगा कि सफेद रंग, तो ये रंग की विशेषता बता रहा है। तो इनसे संबंधित जितने भी शब्द होंगे कुल मिलाकर के वो गुणवाची होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब देखेंगे हम यहां पर दूसरे नंबर पर है हमारे पास संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण नाम से लग रहा है ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा के, किसी नाउन की संख्या संबंधी विशेषता बताए। अब वो नाउन कैसी होगी? गणनीय, काउंटेबल, जिनको गिना जा सकता है। अर्थात गणनीय संज्ञाओं की गणनीय संज्ञाओं की गणनीय संज्ञाओं की संख्या संबंधी गणनीय संज्ञाओं की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। देखो, गणनीय संज्ञाओं की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द, यानी कि संख्या सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे उसके साथ जिस नाउन को आप गिन सकते हो, यानी कि जो कि काउंटेबल है। That noun must be countable।
क्योंकि वो काउंटेबल अगर नहीं है तो कैसे लगाएंगे? 5 दूध थोड़े हो सकता है, तीन दूध थोड़े नहीं हो सकता, 4 सोना नहीं हो सकता, उसके आगे कुछ किलो लगाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा तब होगा, लेकिन 3 लड़के हो जाएंगे। तो यहाँ आपसे क्या करना चाह रहा हूँ कि वो जो नाउन होगी, वो संज्ञा जो होगी वो गणनीय होगी, इसलिए लिखा गणनीय संज्ञाओं की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि संख्यावाची है तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। तो हम इनको पुनः कर सकते हैं। निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची। देखो ये निश्चित संख्यावाची क्या होता है? जिनकी संख्या निश्चित हो। उदाहरण के तौर पर 5 लड़के 7 5 लड़के 7 पुस्तकें पांच लड़के 7 पुस्तकें 100 अध्यापक, ये सब के सब क्या है? ये संख्या बता रहे हैं, और संख्या बताने के कारण ये क्या हो गए? संख्यावाची विशेषण। और दूसरा इसके उपभेद की बात करें तो वो अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाची अनिश्चित संख्यावाची विशेषण नाम से लगाए। जिनकी संख्या निश्चित नहीं है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है वो है अनिश्चित संख्यावाची। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, देखो कुछ बालक आज अनुपस्थित हैं। कुछ बालक आज अनुपस्थित हैं। कई लोग या कई लोगों ने वह दृश्य, कई लोगों ने वह दृश्य देखा था। कई लोगों ने वो दृश्य देखा था, या कई लोग आए। हजारों विद्यार्थी, बल्कि लाखों कहूं, हजारों भी कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी एग्जाम का नाम दूंगा, इसलिए लाखों विद्यार्थी
रीट परीक्षा में लाखों विद्यार्थी रीट परीक्षा में भाग लेंगे। लाखों विद्यार्थी रीट परीक्षा में भाग लेंगे। अब जरा गौर करो, कुछ बालकों को गिना जा सकता है, लोगों को गिना जा सकता है, विद्यार्थियों को गिना जा सकता है, इसलिए कुछ बालक। अब कितने कुछ और अधिक की कोई परिभाषा नहीं है। तो जब मैं आपसे कहता हूं कि कुछ बालक, तो संख्यावाची थे, क्योंकि हम विद्यार्थी उन बालकों को गिन सकते हैं, लेकिन वो कितने हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया कि अनिश्चयवाची। ये तो विशेष्य है आपका, ये तो आपका विशेष्य है। ये तो आपका विशेष्य है, लेकिन ये जो कुछ है ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाची। इसी प्रकार लोगों को गिना जा सकता है, लेकिन कई, अब मैंने आपसे कहा कई लोगों ने वह दृश्य देखा था, कई लोगों ने वह दृश्य देखा था। बताओ कितने लोग थे? वो 5 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। लाखों विद्यार्थी विशेष से बता चुका हूं, विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष से। लाखों, अब 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते, 1 लाख तो हो नहीं सकते, क्योंकि 1 लाख होते तो संख्या लगाते, 2 लाख 3 लाख कितने हो सकते हैं। इसलिए कहा कि लाखों विद्यार्थी रीट परीक्षा में भाग लेंगे। अब पता नहीं ना, 11 लाख भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, और अब तो सुन रहे हैं 16 लाख के आसपास भाग लेंगे। तो कहने का मेरा आशय ये है कि जहां जहां मैंने आपको ये विशेषण जो लिखे हैं, ये सारे जो विशेषण हैं ये अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। ठीक है साहब। इसी के अंतर्गत और आ जाता है अपूर्णांकवाची, जिसमें सवा आ जाता है, 1.5 आ जाता है, पौना आ जाता है, वो भी इसी के अंतर्गत है। इसी में आ जाता है समूहवाची। समूहवाची में 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। भिन्नतावाची या प्रत्येकवाची, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शब्द का उल्लेख हो, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पुस्तक दे दो। अब आपसे कहा जाए कि प्रत्येक क्या है, तो ये विशेषण तो है, संख्यावाची भी, उसमें भी भिन्नतावाची या प्रत्येकवाची हम इसको मान लेते हैं। ठीक है। मैंने आपसे कहा 1.25 रुपया इस पंडित को दे दो। जब मैं कहूंगा 1.25 रुपया इस पंडित को दे दो, तो ये निश्चित संख्यावाची तो है, 1.25 रुपया निश्चित है, लेकिन उसमें अपूर्णांक है। ठीक है, तो आपका काम यहां से बन जाता है। अब हम तीसरे नंबर का विशेषण देखते हैं। पहला कौन सा देखा? गुणवाची, सर्वाधिक, कुनबा सर्वाधिक, फैमिली सर्वाधिक, परिवार सर्वाधिक, शब्द उसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपने देखा संख्यावाची, और तीसरा विशेषण हम बात करेंगे तो परिमाणवाची। कौन सा जी? परिमाणवाची। परिमाणवाची विशेषण बता चुका हूं मैं आपको। एक होता है परिणाम और एक है आपका परिमाण। तो परिणाम तो बोलते हैं किसको? रिजल्ट को, नतीजा को, निष्कर्ष को, और परिमाण मापतोल से संबंधित। ये किस में आएगा? अगणनीय संज्ञाओं के लिए। तो क्या कर सकता हूं कि संज्ञा की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा की मापतोल संज्ञा की मापतोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द
क्या होते हैं ये संज्ञा? परिमाणवाची विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। और ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन के लिए। दूध, पानी, सोना, कोयला, मिट्टी, आटा, गेहूं, दाल सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको गिन नहीं सकते। तो ऐसे नाउन दैट इज अनकाउंटेबल, अगणनीय संज्ञाओं के लिए। समझ आ रही सारी बात? अगणनीय संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम गिन नहीं सकते। तो परिमाणवाची विशेषण संज्ञा की माप तौल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखो, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं ना, लगी रहा है। कौन से दो प्रकार के? देखो, निश्चित परिमाण ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं ना। निश्चित परिमाण, निश्चित निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण निश्चित परिमाणवाची विशेषण। और दूसरा अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित परिमाणवाची विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। निश्चित अनिश्चित से क्या तात्पर्य है जी? निश्चित अनिश्चित से तात्पर्य है, अगर अनिश्चितता का बोध कराएगा, ऐसी संज्ञा जो अनकाउंटेबल है, जो अगणनीय है, और अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द आ रहे तो अनिश्चित परिमाणवाची होंगे। अनिश्चित है तो निश्चित, निश्चितता का बोध कराएंगे तो निश्चित हो जाएंगे। उदाहरण देखते हैं, उनके माध्यम से आप लोग समझ जाओगे। देखते हैं, देखो सेंटेंस देखिए आप लोग। पहला एक वाक्य देखो। आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध आधा लीटर दूध इस बच्चे को दे दो। आधा लीटर दूध इस बच्चे को दे दो। वह रोज 2 लीटर दूध पीता है। वह रोज 2 लीटर दूध, वह रोज 2 लीटर दूध पीता है। थोड़ी सी मिठाई उसे भी खिला दो।
थोड़ी सी मिठाई उसे भी खिला दो। आधा किलो आम का मूल्य, आधा किलो आम का मूल्य 40 रुपए है। आधा किलो आम का मूल्य 40 रुपए है। अब जरा आप गौर करेंगे, हम बात कर रहे थे, पहली बात तो क्या है, परिमाणवाची आएगा ही किसके लिए? वो संख्या जिसकी गणना नहीं की जा सके, जिसको हम माप तोलते हैं, तो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाची विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। आधा लीटर दूध, अब जरा गौर करना, ये आधा लीटर निश्चित होगा या अनिश्चित होगा? बता दे जाओ। निश्चित ही होगा। क्यों होगा? आधा लीटर स्पष्ट है। आधा लीटर दूध इस बच्चे को दे दो, वह रोज 2 लीटर दूध पीता है, ये भी क्या होगा जी? दूसरा वाला सेंटेंस में भी निश्चित ही है, 2 लीटर आधा है। थोड़ी सी मिठाई, अब थोड़ी सी मिठाई का तात्पर्य क्या है? आपने कहा कि थोड़ी सी मिठाई उसे भी खिला दो। अब थोड़ी सी मिठाई का तात्पर्य क्या है? 100 ग्राम हो सकती है, 200 ग्राम हो सकती है। तो ये कैसा हो गया? अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित परिमाण। आधा किलो आम, अब देखिए साहब, आधा किलो आम पुनः क्या हो गया? निश्चित। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर इन्हीं आधा किलो आम की जगह मैं कर दूं कि 5 आम, जब मैं 5 आम बोलूंगा तो वो संख्यावाची में हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फल जिनको हम गिन भी लेते हैं, माप तोल भी करते हैं। भाई 2 दर्जन केले, अगर कहा जाए कि 2 दर्जन केले बच्चों में बांट दो, अब आपसे कहा जाए कि 2 दर्जन केले के अंतर्गत ये जो 2 दर्जन शब्द आ रहा है, किस प्रकार का विशेषण है? तो ये परिमाणवाची नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 दर्जन में हम जानते हैं संख्या है, 1 दर्जन में 12 है, तो निश्चित रूप से 24 किलो की बात की जा रही है। अब ये जो 2 दर्जन है, ये संख्या में भी निश्चित संख्या है, और यदि मैं कहूं कि कुछ दर्जन केले बच्चों में बांट दो, तो ये वापस संख्यावाची तो है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाची है। और जब मैं आपसे कहूंगा कि 5 किलो केले बच्चों में बांट दो, तो ये जो 5 किलो केले आ रहे हैं, ये परिमाण हो जाएगा। और कुछ किलो केले बच्चों में बांट दें, तो ये परिमाण में भी अनिश्चित परिमाणवाची हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि परिमाण जिन संख्याओं को गिना नहीं जा सकता, उनकी विशेषता बताने वाले शब्द, वो निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित परिमाण भी हो सकता है। आज मैंने बहुत सारा दूध पी लिया, सुनो ना क्या बोला मैंने, आज मैंने बहुत सारा दूध पी लिया। अब बताओ कितना दूध, बहुत सारा कितना पी लिया? आधा लीटर पी लिया, 2 लीटर पी लिया, जो 3 लीटर पी लिया, कितना भी हो सकता है ना। ये निर्भर करता है कि मैं रोज कितना पीता था। अगर मैं रोज 1 लीटर दूध पीता हूँ और आज मैंने 3 लीटर पी लिया, तो मैं ये मेरे लिए बहुत सारा। और जो आधा लीटर ही रोज पीता है और उसने आज 3 पाव पी लिया, तो कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत सारा भी अनिश्चित। थोड़ी सी सब्जी और रख दो, तो थोड़ी सी सब्जी है, वो निर्भर करता है कि आप किसको रख रहे हो, कहाँ रख रहे हो। छोटे बच्चों को थोड़ी सी थोड़ी होगी, बड़ा भोजन कर रहा है तो उसमें थोड़ी ज्यादा होगी। कहने का आशय मेरा ये है कि इनका परिमाण अनिश्चित है। ठीक है साहब, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन कौन सा हो गया? आपके गुणवाची हो गया, संख्यावाची हो गया, परिमाणवाची हो गया। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था हमारे लिए, वो हमारा क्या था जी? चौथे नंबर पर हम बात करें तो सार्वनामिक। क्या देखा जी? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम से ही लग रहा है, मूल शब्द क्या है इसमें? सार्वनाम
और उसमें विद्यार्थियों लगा दिया एक प्रत्यय, तो शब्द क्या बना है? सार्वनाम। सार्वनामिक प्रत्यय जोड़ने से सार्वनामिक बनाए, यानी कि ऐसे शब्द जो मौलिक रूप से सर्वनाम है लेकिन वो विशेषता का प्रकटीकरण कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहली बात तो क्या लिखोगे इसके बारे में कि जब सार्वनाम ही किसी संज्ञा की विशेषता का प्रकटीकरण करने लग जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इनकी विशेषता क्या होती है मैं जरा आपको बता देता हूं। देखो, सर्वनाम और उस सर्वनाम के बाद क्या आना चाहिए जी? संज्ञा। और इस सर्वनाम का डायरेक्ट संबंध किससे होना चाहिए? इस संज्ञा से। तो जब संज्ञा के पहले सर्वनाम हो तो वो सर्वनाम फिर किसी संज्ञा के पहले जब सर्वनाम हो तो वो सर्वनाम और वो उसी अपना स्वतंत्र अस्तित्व उसका ना हो करके उस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो फिर वो सर्वनाम वहां पर अपनी भूमिका बदलेगा और वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। एक बार फिर सुनो, मैंने क्या बोला कि जब किसी संज्ञा के पूर्व कोई सर्वनाम आ जाता है और वो अपने आगे आने वाली संज्ञा को ही डिनोट करने लग जाता है, उसी की विशेषता बताने लग जाता है, तो ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होने के लिए एक शर्त आवश्यक है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आना ही चाहिए। क्या कहा मैंने? आप लिख लीजिएगा। क्या बोला? पहले तो आप इसको नोट कर लो। संज्ञा के पहले सर्वनाम का आना आवश्यक है, पर वो सर्वनाम अपना स्वतंत्र अस्तित्व ना रख करके वो आगे आने वाली संख्या को ही डिनोट करे, उसी को इंडिकेट करे, उसी को बताए, तो फिर वहां पर वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आए तो वहां करो। तो देखो, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब सर्वनाम किसी संख्या के पूर्व प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा देखो, मैंने पूरा लिख दिया है आपके समक्ष। जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त हो, जब सर्वनाम किसी संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त हो और उसी संज्ञा की विशेषता बताता हो जो उस सर्वनाम के बाद आ रही, जो उस सर्वनाम के बाद आ रही है, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और विद्यार्थी इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है कि पहले सर्वनाम आएगा
तदुपरांत संज्ञा शब्द होगा। ये होना कंपलसरी है, अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन नहीं होगा तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण ही नहीं बन पड़ेगा। तो पहले संज्ञा हो, उसके पहले सर्वनाम, और ये सर्वनाम का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना चाहिए, ये इसी के लिए आए, तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं हम इसको आगे उदाहरण के माध्यम से। देखो, वह लड़का होशियार है। क्या बोला जी? वह लड़का होशियार है। ये पानी सबके लिए है। यह पानी सबके लिए है। वह पुस्तक अच्छी थी। अब आप समझ लीजिएगा कि लड़का, पानी, पुस्तक ये सब संज्ञा है, और उसके पहले वह, यह, वह, ये तीनों शब्द सर्वनाम है। हेलो, समझने की चेष्टा करना क्या बोल रहा हूं। वह, यह और वह, ये तीनों शब्द सर्वनाम है, लेकिन यहाँ वह स्वयं के लिए, यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा, बल्कि ये वह आ रहा है लड़के के लिए, ये आ रहा है पानी के लिए, वह आ रहा है पुस्तक के लिए। वह लड़का होशियार है, यह पानी सबके लिए है, वह पुस्तक अच्छी थी। तो विद्यार्थियों, ये सर्वनाम, यह भी सर्वनाम, यह भी सर्वनाम, लेकिन इनके ठीक आगे संज्ञा शब्द आ रहा है, और चूंकि ये इसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त किए जा रहे हैं, इन्हीं की विशेषता बता रहे हैं। देखो इधर, वह लड़का, यह पानी, वह पुस्तक। तो अब ऐसी कंडीशन के अंतर्गत ये सर्वनाम नहीं होकर के ये कहलाएंगे सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? ठीक है, लेकिन जरा इसको भी यहां पर देख लीजिएगा, ये भी जानना जरूरी है। देखो, वह स्कूल जाता है। बात को समझने की कोशिश करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि सार्वनामिक विशेषण बनने के लिए सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले आना चाहिए। किसके पहले? संज्ञा के पहले सर्वनाम आना चाहिए। तो साहब यहाँ आप देखेंगे स्कूल है संज्ञा, वह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। हेलो, क्यों नहीं है? क्योंकि ये वह जो है, ये यहाँ पर अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। आप पढ़कर देखो, ये वह शब्द स्कूल के लिए नहीं आ रहा, ये वह किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है। तो ये अन्य पुरुषवाची सर्वनाम है। वह स्कूल जाता है, किसी बंदे की बात कर रहे हैं, किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी छात्र की बात कर रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। ऐसे सिचुएशन के अंतर्गत अब आप देखो, भले ही कंसेप्ट लागू हो रहा है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ रहा है, इसके बावजूद भी यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण नहीं है। वह पुस्तकें बेचता है। जरा इसको और देखो, वह पुस्तकें बेचता है। कतई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर के तीनों उदाहरणों के को पढ़ करके नीचे के दोनों उदाहरण देखो, वह स्कूल जाता है और वह पुस्तकें बेचता है। वह पुस्तकें बेचता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि ये वह शब्द पुस्तकों के लिए तो नहीं आ रहा, जबकि यहां गौर करना, वह पुस्तक अच्छी थी, ये वह शब्द पुस्तक के लिए आ रहा है, लेकिन नीचे वाले वाक्य में वह पुस्तकें बेचता है, इसका तात्पर्य वह शब्द, भले ये वह, ये संज्ञा है और ये सर्वनाम है। और कंसेप्ट क्या था कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आना चाहिए, तो भले ही यहाँ पर ये वह शब्द पुस्तकें के लिए के पहले यूज किया जा रहा है, लेकिन ये वह शब्द पुस्तकों के लिए प्रयुक्त नहीं है, इसलिए ये यहाँ वह क्या हो गया, ये दोनों जगह
अन्य पुरुषवाची सर्वनाम। पढ़कर देखो, वह स्कूल जाता है, तो ये वह स्कूल के लिए आ रहा है, किसी विद्यार्थी के लिए आ रहा है? वह पुस्तकें बेचता है, तो वह सब पुस्तकों के लिए आ रहा है या किसी बेचने वाले के लिए आ रहा है? बेचने वाले के लिए आ रहा है। तो आपको जवाब मिल गया होगा। ये होना आवश्यक है, लेकिन ये होने के बाद हमेशा वो सार्वनामिक विशेषण ही हो, ये आवश्यक नहीं है। ये आपको पढ़कर तय करना पड़ेगा। ये घर, ये पेन, ये वॉच, ये बोर्ड, ये लड़का, वह लड़की, वगैरह वगैरह। अब इनमें लग रहा है ये लड़का, वह लड़की, ये वॉच, ये पेन, ये सब सार्वनामिक विशेषण है। और विद्यार्थियों, सार्वनामिक विशेषण के भेद की अगर बात करूं, यहां तक हमने क्या देख लिया? सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण देख लिए। वह लड़का होशियार है, ये पानी सबके लिए है, वह पुस्तक अच्छी थी, लेकिन वह स्कूल जाता है, वह पुस्तकें पढ़ता है। यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द थे, ये अन्य पुरुषवाची सर्वनाम थे। अब हम आगे बात करें किसकी? तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के हो सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, जरा देख लीजिएगा। देखो, संकेतवाची, वाची कहूं विद्यार्थी या वाचक कहूं, एक ही बात है। संकेतवाची, इसी को क्या कर सकता हूं? निश्चितवाची। अजी जहां संकेत होगा वहां निश्चितता अपने आप आ जाएगी। ये संकेत कर रहा हूं तो निश्चित हो गया। तो संकेतवाची या निश्चित या निश्चयवाची। संकेतवाची या निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, अनिश्चयवाची अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। तीसरा, संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। और चौथा, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। क्या कहा? पहला संकेतवाची या निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। तीसरा, संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। और चौथा, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। इनकी परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, नाम से लग रहा है क्या? फिर भी आप समझ लो, जो निश्चयात्मकता का बोध कराएंगे, वो कहलाएंगे क्या जी? निश्चयवाची।
अनिश्चितता का बोध कराएंगे, अनिश्चयवाची संबंध का बोध कराएंगे, संबंधवाची प्रश्न का बोध कराएंगे तो प्रश्नवाची। अब मैं उदाहरण के माध्यम से पुनः स्पष्ट कर रहा हूं। देखो यहां पर आप देखिए पहला उदाहरण, यह पानी मीठा है। जरा गौर कीजिएगा, अंडरलाइन कर दें आप इस पर। दूसरा उदाहरण देखें, कोई छात्र आपसे मिलना चाह रहा है। कोई छात्र आपसे मिलना चाह रहा है। किसी व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा था। किसी व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा था। जो व्यक्ति आपको मिला वो व्यक्ति यानी कि वो जो व्यक्ति आपको मिला वो मेरा मित्र था। जो व्यक्ति आपको मिला वो मेरा मित्र था। कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? देखो थोड़ी सी समझने की चेष्टा करना। यह पानी मेरे विद्यार्थियों, मेरे सुधीर छात्रों, यह किसके लिए आ रहा है? पानी के लिए। तो निश्चित रूप से यह क्या होगा? संकेतवाची या फिर निश्चयवाची। संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण। क्या बोला जी? संकेतवाची सार्वनामिक, क्योंकि निश्चित है ना। आप ऐसे देखकर कैसे कर सकते हो ये पानी सबके लिए है? आप इन तथ्यों से परिचित हो ना हो, भले निरक्षर व्यक्ति भी क्यों ना हो, पर अगर वो कहेगा कि ये पानी सबके लिए, तो या तो उसकी गर्दन जाएगी, उसकी नजरें जाएगी, मुंडी जाएगी, हाथ का इशारा जाएगा, वो उसकी बॉडी में मूव करेगी, ये पानी सबके लिए पी लो। समझ में आ रही बात? वो पुस्तक किसकी थी? ये काम मेरा नहीं है। ये लड़की बड़ी बुद्धिमती है, वो लड़का तो शरारती था। ये सर बहुत सुंदर है, वह सर तो बहुत गंदा है। कहने का मेरा आशय है कि ये कैसा हो गया? संकेतवाची या निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। कोई छात्र, अब यहां देखो कह रहा है कोई छात्र, तो कोई छात्र में तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये कोई छात्र के लिए तो आ रहा है, लेकिन कैसा? अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। कोई, किसी व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा था। किसी व्यक्ति ने, अब बताओ किसने? और अगर मैं बोल देता कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में पूछा था, तो ये किसी व्यक्ति वाला भी क्या हो गया? अनिश्चयवाची
सार्वनामिक विशेषण। किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आपको मिला, अब जरा गौर करना, यह रिश्ता बता रहा है, संबंध किसका, जो से वो का। हेलो, किससे किसका, जरा गौर करें, जो से वो का। अब मैंने ये ब्रैकेट में लिखा व्यक्ति, यहां व्यक्ति लिखना आवश्यक नहीं, वो अंडरस्टूड है। जो व्यक्ति आपको मिला वो मेरा मित्र था। अब आप यहां देखो, जो इसका संबंध किससे, वो से, उसी व्यक्ति की बात, संबंध बता रहा है। यहां जो के बाद संज्ञा आ रही है। अब जो के बाद संज्ञा आ रही है, तो जो व्यक्ति आपको मिला वो व्यक्ति मेरा मित्र था। और व्यक्ति का उल्लेख ना भी करें तब भी वो है कि उसी व्यक्ति की बात हो रही। तो ये हो गया संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। क्यों? क्योंकि ये जो, वो, जो, सो सर्वनाम के प्रकरण में भली भांति आपको मैंने बताया था कि जो, सो, जो, वो, ये सब सर्वनाम है, लेकिन ये संज्ञा के पूर्व में प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। साहब, कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा, कौन सा? अब उसके पर कौन सा के बाद प्रश्न आ रहा है, तो कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? अब वैसे देखिए, यहां पर चूंकि हमारे पास जो है प्रश्न है ना, तो ये हमें इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना चाहिए। कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा? बात समझ में आ रहा? हाँ, तो आपने क्या देखा कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो और वो उसी को डिनोट करे, उसी को इंडिकेट करे, उसी के बारे में विशेषता बताए, तो ये कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के हो गए। तो यहां पर कौन सा था, संकेतवाची, यहां पर कौन सा था, अनिश्चयवाची, ये कौन सा हो गया, संबंधवाची सार्वनामिक विशेषण। और ये क्या हो गया जी आपका, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। अब यहां थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए 1-2 बातें आपको समापन की ओर चल रहे हैं। अगर मैं कहूं आपसे, किसी ने पूछा, और कहूं किसी व्यक्ति ने पूछा, देखिए ये सर्वनाम हो गया अनिश्चयवाची, किसी ने पूछा, और किसी व्यक्ति ने पूछा, ये किसी यहां व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। क्या हो गया ये, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। और ये क्या हो गया, अनिश्चयवाची सिर्फ सर्वनाम। बात समझ में आ रही है साहब? तो क्या बोल रहा हूं कि किसी ने पूछा, ये सर्वनाम है, और किसी व्यक्ति ने पूछा, तो फिर ये आपका अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब किस लड़के ने आपको ये पुस्तक दी, मैं 2-4 बातें आपसे बोल रहा हूं, आप आंसर देना। किस लड़के ने आपको ये पुस्तक दी, किस लड़के ने? अब ये किस लड़के ने आपको, चलो लिख ही लो इसको, किस लड़के ने आपको यह पुस्तक दी? देखो, किस लड़के ने आपको यह पुस्तक दी? देखिए, ये किस शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, लड़के के लिए, प्रश्नवाची। यह शब्द किसके लिए आ रहा है, पुस्तक के लिए। तो ध्यान रखना साहब, ये तो हो गया कौन सा, प्रश्नवाची सार्वनामिक विशेषण। किस लड़के ने आपको यह पुस्तक दी, और ये जो यहां है ये हो जाएगा निश्चयवाची अथवा संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आ रही है, निश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण। अब मैं बोलूं किसी लड़के ने,
किसी लड़के ने मुझे ये पुस्तक दी। किसी लड़के ने मुझे यह पुस्तक दी। किसी लड़के ने, अब पुनः देखना, ये किसी शब्द यहां पर क्या हो गया, किस, देखो किस तो क्या था प्रश्नवाची, और किसी क्या हो गया अनिश्चयवाची। हेलो, अनिश्चयवाची सार्वनामिक विशेषण यहां इस वाक्य में, ये वाला अनिश्चयवाची शब्द, क्योंकि ये तो विशेष्य है ना लड़का। तो किसी लड़के ने मुझे, ये हो गया हमारा उत्तम पुरुषवाची सर्वनाम। ठीक है, ये है पुस्तक, ये पुनः क्या हो गया संकेतवाची सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ गए होंगे आप कि क्या सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब हो गया अपना ये, अब थोड़ी सी 2-4 चर्चाएं मैं आपसे और कर लेता हूं इसके संदर्भ में, ताकि आप जब भी इस टॉपिक के प्रश्न हल करोगे तो प्रॉब्लम आपको ना आए। देखो, एक है प्रविशेषण, हेडिंग लेना, प्रविशेषण। विद्यार्थियों, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हो तो उसे कहते हैं प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द अथवा विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले, अथवा विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले विशेषण की विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द अथवा विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा साहब। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण देखो, एक बहुत प्यारा शब्द लिख रहा हूं, आप बहुत अच्छे हो। अब गौर कीजिएगा, आप उसको प्रैक्टिकली ना लें, मुझे नहीं पता आप अच्छे हो ना हो, मैं तो अच्छा ही मानता हूं आपको। जरा गौर कीजिएगा, आप बहुत अच्छे हो। अब एक बात बताओ, एक तो किसी ने आपसे कहा आप अच्छे हो, अच्छी फीलिंग आती है, लेकिन किसी ने और बोल दिया आपको कि आप बहुत अच्छे हो, तो ऑटोमेटिकली अच्छा होने का बोध होने लग जाता है कि यार मैं बहुत अच्छा हूं। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, ये जो अच्छा शब्द है ना, ये विशेषण है कौन सा जी, गुणवाची विशेषण। देखो, वैसे सही कहूं, आप सब बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो, ध्यान दीजिए।
फिर भी आप पढ़ रहे हो, इसलिए कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे हो। तो गुणवाची विशेषण है, ठीक। गुणवाची विशेषण। अब ये बहुत जो शब्द है ना, ये है प्रविशेषण। क्यों प्रविशेषण है? क्योंकि ये इस अच्छे को और जोर दे रहा है। तो नेगेटिव विशेषण हो या पॉजिटिव, मतलब कि अच्छा बताने वाला हो विशेषण या बुरा बताने वाला, अगर वो उस पर जोर दे रहा है, तो फिर वो कहलाएगा प्रत्यय। जोर तो दे रहा है, और किसने बोलकर बोल रहे आप तो बहुत बुरे हो। जब कोई आपसे बोलता है ना आप तो बहुत बुरे हो, सामान्य कहे आप बुरे हो, कोई बात नहीं, विशेषण तो है, बुरा बता दिया। लेकिन किसने बोला आप बहुत बुरे हो, तो वो बुरे पर जोर दे दिया, बहुत नहीं। विद्यार्थी में रखने का आशय ये है कि विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, या विशेषण शब्दों की भी विशेषण शब्दों की विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द या विशेषण शब्दों पर जोर देने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते थे। ये प्रविशेषण था, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, विशेष करके नोट करना कि कोई विशेषण अगर बहुवचन बना दिया जाए, विशेष में ध्यान, किसी विशेषण को अगर बहुवचन, बहुत काम की बात है, एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, यहां से ध्यान रखिएगा। अगर किसी विशेषण को बहुवचन बना दिया जाता है तो वो संज्ञा बन जाता है, और संज्ञा भी कौन सी? जातिवाची, क्योंकि व्यक्तिवाची तो अकेली होती है। ध्यान देना सर। क्या बोला मैंने? विशेषण शब्दों को जब बहुवचन बना दे, उनके साथ किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करें, तो फिर वो विशेषण बहुवचन संज्ञा बन जाता है। विशेषण शब्द विशेषण शब्द का बहुवचन रूप, विशेषण शब्द का बहुवचन रूप संज्ञा बन जाता है। बहुत सामान्य शब्दों में बात कर रहा हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा साहब। विशेषण शब्द का बहुवचन रूप संज्ञा बन जाता है, और संज्ञा भी जनरली कैसी होती है? जातिवाची। उदाहरण के तौर पर देखो, गरीबों का सम्मान करो। अमीरों से नफरत मत करो। मत करो। बड़ों की बात मानो। वाक्य प्रैक्टिकली मत सोचना। क्या क्या बोला है मैंने? देखो, गरीबों का सम्मान करो, अमीरों से नफरत मत करो, बड़ों की बात मानो। प्रैक्टिकली भी सोचोगे तो भी बात तो तीनों सही है। भाई मैंने आपको कहा गरीबों का सम्मान करो, तो बिल्कुल सही बात है। खैर, यहां मेरा उद्देश्य आपसे यह है, गरीबों का सम्मान करो, तो मैं किसी एक गरीब की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेरा उद्देश्य मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? यहां पर आपको क्या बताना था? गरीब लोगों से, यस नो, गरीब लोगों से है। और जब यहां लिखा हुआ है कि अमीरों से नफरत मत करो, काहे की नफरत अमीरों से? तो यहां आपसे जब कहूं कि अमीरों से नफरत मत करो, तो ये जो अमीरों शब्द आ रहा है, इसका तात्पर्य सभी अमीर लोग हो गए, अमीर लोगों से। इसका आशय इतना ही, पाठक इसका तात्पर्य यही लेगा कि अमीर लोगों से नफरत मत करो। बड़ों की बात मानो, इसका मतलब बड़े लोगों की, जो आपसे बड़े हैं, किसी भी स्थिति में, उम्र में हो, आपसे गुणों में हो,
उनकी आप बात मानो। मेरे कहने का तात्पर्य छात्रों और छात्रों ये है कि ये जो रेखांकित शब्द हैं, ये रेखांकित शब्द यहाँ पर किसकी भूमिका निभाएंगे जी? संज्ञा की। और वो संज्ञा भी कौन सी? जातिवाची। तो ये था आपका क्या कि अगर विशेषण को बहुवचन बना दिया जाए, विशेषण को बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो संज्ञा बन जाता है। ठीक है साहब। इसके बाद थोड़ी सी आपसे एक चर्चा और कर दूं। विशेषण की 3 अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्था होती है। विशेषण की 3 अवस्था होती है। पहली कौन सी? बोलो बोलो। मूलावस्था, मूलधन अवस्था। दूसरी कौन सी? उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी जी? तीसरी कौन सी? उत्तमावस्था। नाम से लग रहा है मूलावस्था में मूल जो विशेषण है उसकी बात की जाएगी, उत्तरावस्था में उससे ज्यादा, उत्तमावस्था में सबसे ज्यादा। यानी कि अगर यहाँ अंग्रेजी आपने कभी पढ़ी हो तो ये जो है वो पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था में अगर मैं कहूं आपसे तो कंपैरेटिव, और यहां अगर मैं आपसे कहूं तो सुपर सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव। तो थोड़े से आप लोग इनको नोट कर लो कि विशेषण की 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। और मैं अब आपको इसके थोड़े से उदाहरण और बता देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा साहब। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, कुछ इसके उदाहरण बताता हूं कि कैसे प्रश्न बनते हैं इसमें। आप एक बार इनकी कॉपी कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं। आप अच्छे हो, देखो मैं कितना प्यारा उदाहरण दे रहा हूं। मतलब आपको मैं हमेशा अच्छा बता रहा हूं, अब आपका दायित्व है कि आप अच्छे बने। देखो उदाहरण, आप मेरे लिए तो आप वास्तव में अच्छे हो जी, आप अच्छे हो। आप अच्छे हो। दूसरा बात को समझना, आप राम से आप राम से ज्यादा अच्छे हो। आप अच्छे हो, आप राम से ज्यादा अच्छे हो। आप जो है ना सबसे अच्छे हो। आप सबसे अच्छे हो। कितनी अच्छी फीलिंग आती है जब कोई आपसे बोले, आपसे, हमसे, किससे भी जब ये बोलता है आप है ना सबसे अच्छे हो ना हो, लेकिन एक अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि उसने सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया, उत्तमावस्था में भेज दिया आपको। आप जरा गौर कीजिएगा, आप अच्छे हो मेरे विद्यार्थी हो, ये विशेषण है, लेकिन यहाँ ये किस में है? मूलावस्था। कौन सी अवस्था? मूला। आप राम से ज्यादा अच्छे हो, या यूं भी कहूं आप राम से अच्छे हो, उसका भी तात्पर्य है आप राम से अच्छे हो, इसका मतलब है कि आप राम से ज्यादा अच्छे हो। ये कौन सी अवस्था होगी जी? बोलिए।
ये है आपकी पहले वाली मूलावस्था और ये उत्तरावस्था। और जब आपसे कहा कि आप सबसे अच्छे हो, यानी कि जितने भी हैं उनमें सबसे आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, तो ये आप सबसे अच्छे हो, ये हो गए आपकी उत्तमावस्था। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। उत्तमावस्था, अरे वहां जहां आप श्रवण कर रहे हो, जहां आप देख रहे हो, वहीं से हम बोल दिया करो। तो फीलिंग तो लाओ आप भी खुद के अंदर, खुद के अंदर। तो आप अच्छे हो, आप राम से ज्यादा अच्छे हो, या यूं भी कहूं आप राम से अच्छे हो और आप सबसे अच्छे हो। तो ये तीन अवस्था हो गई। कुछ शब्दों के रूप बता देता हूं मैं आपको। देखो, जैसे एक शब्द है लघु, लघु, इसी से आगे और ले चले इसको, मेरे विद्यार्थी इसमें तर प्रत्यय लगा देता हूं, तो क्या हो गया जी? लघु तर। और आगे ले गया तो अब शब्द क्या बन गया? लघुतम। गुरु, गुरुतर। गुरुतर। दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घता। दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घतम। देखो, उच्च, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। उच्च, अधिक, अधिक तर, अधिकतम। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतर और न्यूनतम। कॉपी कर लीजिए आप लोग एक बार। तो क्या देखा आपने? ये सारे जो शब्द ये इधर के, ये कौन सी अवस्था थी? मूलावस्था। ये वाली कौन सी? उत्तरावस्था। और ये उत्तमावस्था। ये मूलावस्था है और ये उत्तरावस्था है, और इधर की जो थी वह आपकी उत्तमावस्था। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके पहले जो थे, इसके पहले इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पर इधर जितने भी लिखे ये सब मूलावस्था में है, ये सब आपके उत्तरावस्था में है, और इधर वाले आपके उत्तमावस्था में। तो ये तीन अवस्थाएं होती है। तो मैं चाहता हूं कि जहां आपने अगर नोट ना भी किया हो तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। ठीक है साहब, तो आज इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आज मैंने विशेषण के बारे में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं
या जो जो विशेषण के संदर्भ में अवधारणा है वो सारे मैंने आपको बताए। विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, उसके प्रयोग स्थान के आधार पर कैसे कितने भेद होते हैं, कितने भेद माने जाते हैं, और विशेषण किस प्रकार से शब्दों में यूज किए जा सकते हैं, प्रविशेषण क्या हो सकता है, विशेषण की अवस्था क्या होती है, इन तमाम तथ्यों को मैंने आपके समक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।